सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जैसे आपको पता ही है। कुछ पहले हमने किया था, जैसे आप देखो ऊपर, कि हमने लास्ट जो कुछ स्पेशल फीचर्स किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, आज हम उससे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फेडरल फीचर हैं, कौन से यूनिटरी फीचर हैं। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यूनिटरी का मतलब है जहाँ पे सारी पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब इसमें थोड़ा सा पीछे जाता है, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कहाँ से क्या लिया गया। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादातर हमने फेडरल फीचर उठाए हैं वो यूएसए से उठाए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे जो स्टेट्स हैं और वहाँ पर जो पूरा अमेरिका है, दोनों में आपस में प्रॉपर तरीके से चीज़ें डिवाइडेड हैं, पावर जो है। जैसे एग्जांपल है कि अमेरिका का अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसकी किसी भी स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि वो एक कंट्री के अंदर एक कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। वहाँ के माहौल चाल के हिसाब से वो चीज़ सही है, फेडरल सिस्टम। दूसरा, अगर देखोगे जो हमने यूनिटरी सिस्टम ज़्यादातर चीज़ें ली हैं वो कनाडा से ली हैं। कनाडा में अगर आप देखोगे तो 70% कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इससे उन लोगों का सारा मुंह बंद हो जाता है भी जो ये कहते हैं भी हम कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉपी किया है। और नहीं भैया, कॉपी नहीं किया, हमने क्या किया कि जहाँ से जो चीज़ अच्छी है उसको उठाया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया, ताकि ड्यूरिंग डिफरेंट जो एमरजेंसीज़ हैं उनको कैसे डील किया जाए उसको देखेंगे। बाकी आप मान लो भी 1947 में इस देश का बर्थ हुआ था, 1950 में हमने संविधान लागू किया, एक बच्चा भी पैदा ही हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, फिर उसके हिसाब से डील करेगा। जो हमसे भी पुरानी गलतियाँ वगैरह होती हैं तो हम क्या करते हैं, उससे सीखते ही हैं। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। तो पहले पीछे से सीखेंगे, आज को अच्छा करेंगे, और आज को अच्छा करते करते हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेंगे कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और पीछे जो गलतियाँ हो गई हैं हमसे, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने लगभग आप कह सकते हो 100 साल आगे की इन्होंने सोची थी भी 100 ईयर तक एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा, यानी कि 2047 तक मान लो। जैसे अभी गवर्नमेंट भी कह रही है अमृत काल जिसको कह लेते हैं, कि 47 तक हम एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसा इंडिया क्रिएट करके दिखा देंगे। अब उसके बाद से ऐसा नहीं होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा पावर स्टेट्स को दे दी जाए, स्टेट्स मैच्योर हो जाए वहाँ से, या बहुत सारी ज़्यादा स्टेट्स क्रिएट कर दी जाए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है भी कैसे आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एज बढ़ती है किसी इंसान की वो मैच्योर होता है, बचपन होता है, फिर उसमें ऊपर जवानी आती है, फिर वो और मैच्योर होता है, ठीक है। फिर एक ओल्ड स्टेज आती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन किसी और तरीके से देखती है अपनी मुश्किलों को, उनकी मुश्किलें कुछ और होगी, उससे अगली जनरेशन की कुछ और होगी, लेकिन स्टिल हम सबको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फेडरल फीचर देखते हैं कि इसमें आप कह सकते हो फेडरल में यही है भी पावर जितनी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मोस्टली देखोगे यूनियन लिस्ट में, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट में रखे गए हैं। जो मान लो जो दोनों के में नहीं आते वो कॉन्करेंट में रख देते हैं, और इन केस अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वहाँ पे जाके कानून बना सकती है उस पर्टिकुलर लिस्ट में। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपरली किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देयर इज़ नथिंग सुप्रीम देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। हमारी जो देश है उसमें संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और उसको ओवरराइड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए 3 ऑर्गन बनाया है, जुडिशरी बना है, लेजिस्लेचर बना है और एग्जीक्यूटिव बना है। तीनों को अलग अलग काम दिए गए हैं। जुडिशरी को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रखा गया है। इसलिए जितना कॉन्स्टिट्यूशन को समझते जाओगे यू केम टू नो कि देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो संविधान के दायरे से बाहर है। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे सारा रिटर्न में लिख के गए हैं,
ताकि प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ की जो इंटरप्रिटेशन गलत ना हो। और उसका भी राइट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को भी इसको पढ़ के बताओ भी इसमें क्या लिखा है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। भी ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें 10 या 20 साल पहले इलीगल थी वो आज भी इलीगल हों, वो लीगल भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 377 एक था होमोसेक्सुअलिटी, उसको उड़ा दिया इन्होंने। जो सुसाइड वाला था 309, उसको भी उड़ा दिया है, जो पहले क्राइम था। ठीक है, तो उस सोसाइटी में जो चीज़ क्राइम थी आज वो क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। ऐसे ट्रिपल तलाक को ले लो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा बिल को। उसके अलावा उसको कम से कम हाफ स्टेट्स हैं वो भी पास करेंगी, फिर जाके वो प्रॉपर तरीके से होगा। फेडरल स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जुडिशरी को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने बिल्कुल फ्री रखा है, किन से, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेटर का काम होता है कानून को बनाना जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, और एग्जीक्यूटिव का उसको इम्प्लीमेंट करना। अब ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं दबाव डाल सकते हैं जुडिशरी के ऊपर, तो इसने पूरा प्रॉपर तरीके से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। एग्जांपल एक देखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया था सरकार ने, जिसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी को ओवर पावर किया जा रहा है, तो उसने पूरा पार्लियामेंट में बना दिया सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसला दिया, पूरे का पूरा क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब इसकी पावर आप अभी भी देख सकते हो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली है, हो तभी सकता है जब आप उस चीज़ के ऊपर यकीन करो। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरी प्रॉपरली दी है फंडिंग, डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें पूरी फंडिंग्स का पता लग गया। SBI पहले कितना टाइम मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में उसको कहा भी प्रॉपर तरीके से बता दो, सारा कुछ बता दिया उन्होंने। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पावर ले रहा है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कुछ ये हो गए फेडरल फीचर। अब यूनिटरी फीचर देखो कि इंडिया में जो दुनिया में जो फेडरेशन होता है उसमें जो ड्यूल सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। अमेरिका में ऐसा है, लेकिन इंडिया में एक ही सिटीजनशिप रखी है। इसके पीछे भी काफ़ी डेप्थ वाली नॉलेज है। भी इंडिया में लोग ऑलरेडी बहुत चीज़ों के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, रीजनलिज्म, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिवाइडेड हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इंडिया में एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए, वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं। दूसरा, मैंने पहले आपको बता दिया पॉइंट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो पहले किस में दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में। जैसे डिफेंस है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए। वो किसके अंडर आप जाता है, आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर एक और पॉइंट मैंने पहले बता दिया भी, सेंटर किसी भी पॉइंट पे जाके लेजिस्लेट कर सकती है कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर दोनों की लड़ाई वगैरह हो जाती है स्टेट्स की और सेंटर की। जितनी बाकी पावर रहेगी वो भी सेंटर को दे दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही है, सेंटर के लिए वही है, स्टेट के लिए वही है। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, दे सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जब वो डिक्लेयर होती है, पूरी का पूरा स्टेट स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कोलैप्स कर जाता है, और सारी पावर किसके हाथ में चली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो एक यूनिटरी फंक्शन की तरह काम करती है। फेडरल सिस्टम में जितनी स्टेट्स होती हैं उनके इक्वल बंदे ही रिप्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, लेकिन इंडिया में ये पॉपुलेशन के बेस के ऊपर है। जैसे इंडिया में भी 2 है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, वहाँ पे भी अमेरिका में हाउस ऑफ पीपल और सीनेट है। सीनेट जैसे 50 स्टेट्स हैं तो 2-2 बंदे हर स्टेट से जाते हैं सीनेट में, जैसे हमारी राज्यसभा। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे पॉपुलेशन के बेस पे होता है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उसके ज़्यादा बंदे होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा मान लो यूपी की लोकसभा में 80 बंदे हैं और दूसरे राज्यसभा में 31 के आसपास है। पंजाब के अगर देखोगे 13 लोकसभा के, 7 है राज्यसभा के। लोकसभा की अभी रिसेंटली इलेक्शंस हो रही है, राज्यसभा की भी पीछे हुई थी थोड़ी, हिमाचल वाली साइड में, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था।
वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लगता है वैसे, जो वहाँ पे प्रोसेस हुआ था न्यूज़ में। दूसरा, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट में लगते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके कहने पे अपॉइंट करता है सभी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक, टिल द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक उसकी आप कह सकते हो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल है, गवर्नर वहाँ पे काम कर सकता है। तो गवर्नर एक हिसाब से एजेंट की तरह काम करते हैं स्टेट्स में, कि स्टेट में अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा कानून पास कर दिया जो कहीं ना कहीं सेंटर के अगेंस्ट चला जाएगा, तो ये गवर्नर ही उसको साइन करता है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट साइन करता है। जैसे कल की भी न्यूज़ थी जिसमें केरला गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का चल रहा है, प्रेसिडेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया है, भी हमने हमारे जो बिल हैं उनको ये असेंट नहीं दे रहे। जो संविधान है उसने एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये भी आपको पता है, जुडिशरी का दिया हुआ है। चाहे 3 लेवल पे जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन तीनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, ज्यूरिसडिक्शन का, अधिकार क्षेत्र का। सारे लॉज सेम है, सिविल क्रिमिनल लॉज पूरे इंडिया में सेम ही है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ऑल इंडिया सर्विस, IAS IPS होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये इसको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और ये कहाँ पे जाके जॉब करते हैं, स्टेट्स में। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस काम इसका ऑडिट करना होता है। ये भी किसी भी चीज़ को, सरकारी किसी भी खर्चे को ऑडिट कर सकता है, चाहे वो स्टेट का है, चाहे उससे नीचे पंचायत का भी है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी भी पावर पूरे देश में प्रॉपरली स्टेट्स तक जाती है। तो ये कुछ अद्भुत फीचर हैं जिसमें दोनों आपको बता दिए, फेडरल भी और यूनिटरी भी, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आगे और इस वीडियोस को फैलाइए, इन्फॉर्मेशन को फैलाइए। तो डू सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।